सभी का आजीविका ज्ञान में आज एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको उन सभी प्रश्नों के बारे में बताऊंगी जो एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं। स्वयं सहायता समूह पर अक्सर पूछे जाने वाले सभी प्रश्न उत्तरों के बारे में आपको आज बताने वाली हूँ। सभी प्रश्नों के साथ साथ जवाब में भी मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन उन सभी बातों या प्रश्नों के उत्तर आपको आज मेरी एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी माता बहनों एवं सभी का मेरे चैनल आजीविका ज्ञान में स्वागत है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नए आए हैं वो कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर सेट करके रखें तथा जो लोग ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं तो कोई जानकारी आपसे छूट सकती है, आपको कंफ्यूजन रह सकती है। अच्छे से प्रॉपर जानकारी के लिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए करते हैं शुरू प्रश्न उत्तरों के बारे में। सबसे पहले पूछा जाने वाला प्रश्न होता है स्वयं सहायता समूह में कि एसएचजी चलाने का उद्देश्य क्या है, यानी कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। उत्तर है ग्रामीण गरीबों की सतत बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं का लाभ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लक्षितों तक पहुंचाना, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका विकास सुनिश्चित कराना, गरीब महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण करना, चयनित जिलों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार से एक महिला को लेकर स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना तथा उस क्षेत्र को 3 वर्ष में ऐसे समूहों से संतृप्त कर देना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में कितने जिलों का चयन किया गया है तथा झारखंड में कितने हैं, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर है इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में कितने जिलों का चयन किया गया है तथा झारखंड में निम्न 18 जिलों का चयन किया गया है। पलामू, लातेर, लातेहार, गढ़वा, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, रांची, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, धनबाद, चतरा, गुमरा, कोडरमा एवं रामगढ़, ये सारे झारखंड की सारी जगह है जहाँ पे स्वयं सहायता समूह चलाए जाते हैं। क्या ये भारत सरकार यानी नाबार्ड की योजना है, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, उत्तर है हाँ, ये भारत सरकार की योजना है जिसे नाबार्ड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। उसके बाद पूछा जाने वाला प्रश्न होता है क्या इस योजना के लिए अलग कोष की व्यवस्था है। उत्तर है हाँ, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2011-12 के अंतर्गत इस योजना के लिए महिला स्वयं सहायता समूह विकास कोष के नाम से 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिसे नाबार्ड के सहयोग से अग्रेसित की जा रहा है। इस कोष का उपयोग स्वयं सहायता समूहों को अनुदान सहायता व ऋण के सापेक्ष पुनर्वित देने के रूप में किया जाएगा। इस योजना में नाबार्ड की क्या भूमिका होगी, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर है बैंकों, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के लिए आवश्यकता अनुरूप जागरूकता पैदा करना तथा उनकी क्षमता वृद्धि करना, महिला स्वयं सहायता समूह विकास कोष से उपलब्ध अनुदान को सुयोग्य एवं चयनित संस्थाओं तक उनके कार्य प्रगति के अनुसार पहुंचाना, चयनित जिलों के अग्रणी बैंक तथा डीडीएम नाबार्ड इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। स्वयं सहायता समूह को दिए गए ऋण के सापेक्ष बैंकों को रियायती दर पर पुनर्वित प्रदान करना, स्वयं सहायता समूह की निगरानी के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित एवं सॉफ्टवेयर नाबार्ड द्वारा स्थापित किया गया है और योजना का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न पूछा जाता है इस योजना में बैंकों की क्या भूमिका होगी। उत्तर है संबंधित जिलों में अग्रणी बैंक ने जिला विकास प्रबंधक डीडीएम नाबार्ड के साथ मिलकर इस योजना को जिले में लागू करने के लिए सुयोग्य गैर सरकार संगठनों का चुनाव करेंगे। हर प्रखंड में कम से कम 2 सीबीएस सुविधा युक्त बैंक शाखा नोडल शाखा के रूप में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए काम करेंगे तथा इस
योजना के अंतर्गत समूह को ऋण व अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन करेंगे। इस योजना का संचालन करने के लिए आवश्यक है कि बैंक इन शाखाओं में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे जो समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को देखे। जिला के एलडीएम संबंधित परियोजना वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार के 17 नवंबर 2011 के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक स्वयं सहायता समूह के नगद साख सीमा के आधार पर ऋण देगी। जिला के एलडीएम संबंधित परियोजना क्रियान्वयन तथा निगरानी समिति के सदस्य होंगे तथा समय समय पर महिला स्वयं सहायता समूह के प्रगति का पुनर्निरीक्षण करेंगे। परियोजना क्रियान्वयन तथा निगरानी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित जिले में नए व गुणवत्ता युक्त महिला स्वयं सहायता समूह का निर्माण हो तथा वे विभिन्न आय वृद्धि गतिविधियों से जुड़े। इस योजना में बैंकों की क्या भूमिका होगी, इसका ये जवाब है। ये 4-5 बातें हैं जो इसके बारे में बताई गई है। अब अगला प्रश्न होता है कि चयनित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह परियोजना के क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का चुनाव किस तरह से किया गया है। उत्तर है चयनित जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक एलडीएम ने जिला विकास प्रबंधक डीडीएम नाबार्ड तथा जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति डीएलसीसी के अनुमोदन से एंकर एनजीओ मुख्य संस्था का चुनाव करना। नंबर 2 बात है जिस संस्था को स्वयं सहायता समूह बनाने तथा उनका बैंक से जुड़ाव के से संबंधित समझा है वह स्वयं सहायता समूह के लिए समूह के निर्माण तथा वित्तीय जुड़ाव के संबंध में गहरा अनुभव है, उसी संस्था की इस योजना के क्रियान्वयन के लिए चुना जाएगा या उसे महत्व दिया गया है। चयनित संस्था के द्वारा कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं की गई हो जो लोगों के परेशानी का कारण बने। यह निश्चित किया गया है कि चुनी गई संस्था आरएमके, कपाट, नाबार्ड तथा राज्य सरकार के द्वारा काली सूची में नहीं डाली गई हो। चुनी गई एंकर गैर सरकारी संस्था योजना के क्रियान्वयन में जिला स्तर पर मुख्य अभिकरण एजेंसी की भूमिका निभाएगी। वह स्थानीय तथा जमीनी स्तर के छोटे संस्था के साथ साझेदारी में काम करेगी। इस साझेदारी से जुड़े खर्च का वहन समूहों के प्रोत्साहन से जुड़े कोष से एंकर संस्था के द्वारा जाएगा। बैंक शाखा चुने हुए एंकर एनजीओ सहायक संस्था के साथ समझौता ज्ञापन करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न पूछा जाता है मोस्ट ऑफ लोगों के द्वारा कि इस योजना में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है ये भी पूछा जा सकता है। और गैर सरकारी संगठन कौन से होते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह जो होते हैं ना, वो गैर सरकारी संगठन होते हैं जिनमें आधा सरकार का हिस्सा होता है और आधा प्राइवेट लोगों के द्वारा दिया हुआ फंड होता है। तो इसका उत्तर है चयनित चुने हुए एंकर एनजीओ का मतलब होता है नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकार द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी। मुख्य गैर सरकारी संगठन सहयोगी संस्था गरीबों को स्वयं सहायता समूह बनाने तथा उसे पोषित करने के लिए संगठित करेंगे तथा उनमें बचत तथा ऋण की आदत को विकसित करेंगे तथा चयनित बैंक शाखा के साथ लिंकेज यानी जुड़ाव करेंगे। दूसरी बात है चयनित एंकर एनजीओ सहयोगी संस्था जिले में गरीब परिवारों के बीच संभावित महिला स्वयं सहायता समूह का मानचित्रण करेगी। चयनित एंकर एनजीओ संभावित महिला स्वयं सहायता समूह के निर्माण, पोषण तथा विकास करने के लिए एक योजना प्रस्ताव नाबार्ड को प्रस्तुत करेगी। चयनित गैर सरकारी संस्था सहयोगी संस्था को प्रति समूह के आधार पर अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। चयनित एंकर एनजीओ सहयोगी के द्वारा एसएचजी के साथ किसी भी तरह की वित्तीय मध्यस्थता नहीं की जाएगी। चयनित एंकर एनजीओ सहयोगी संस्था ये सुनिश्चित करेंगे कि स्वयं सहायता समूह के चुकाने की क्षमता के अनुसार होंगी। चयनित एंकर एनजीओ सहयोगी संस्था बैंक के साथ हस्ताक्षरित करने के बाद एक व्यावसायिक
सुगमकर्ता के रूप में बैंक के साथ काम करेंगे तथा बैंक उनके द्वारा प्रेरित स्वयं सहायता समूह के द्वारा लिए गए ऋण के बकाया राशि के ऊपर मासिक स्तर पर सेवा शुल्क गैर सरकारी संगठन को देगी। ठीक है। स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक के लिए ऋण की वसूली के लिए गैर सरकारी संस्था सहयोगी संस्था अनुवर्तन करेगी तथा समूह के ओवरड्यू की राशि को संस्था के सेवा शुल्क से काटा जाएगा। इसी में अगला प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि इस योजना में नाबार्ड के द्वारा स्वयं सहायता समूह को कौन सी वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो इसका उत्तर है चयनित एंकर एनजीओ को अनुदान राशि के रूप में प्रत्येक समूह पर 10,000 रुपये की राशि 5 किस्तों में विभिन्न परिणाम संकेतकों के आधार पर दी जाएगी। गैर सरकारी संगठन को सेवा शुल्क के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? ये भी एक प्रश्न होता है। उत्तर है बैंकों के द्वारा संबंधित गैर सरकारी संस्थाओं को सेवा शुल्क के रूप में उनके द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत बनाए गए एसएचजी द्वारा लिए गए औसत मासिक बकाया ऋण पर 5% सालाना की दर से दी जाएगी। इसी में अगला प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि गैर सरकारी संगठनों को सेवा शुल्क क्यों दिया जाएगा? तो उत्तर है चयनित एंकर एनजीओ सहयोगी संस्था को सेवा शुल्क ऋण से संबंधित सेवा प्रदान करने एसएचजी द्वारा लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दिया जाएगा। अगला प्रश्न है अगर किसी स्वयं सहायता समूह की बकाया राशि संस्था को दी जाने वाली सेवा शुल्क से अधिक है तो इस परिस्थिति में क्या करना होगा? उत्तर है चयनित एंकर एनजीओ सहयोगी संस्था की ऋण दायित्व उसे भुगतान किए गए 5% सेवा शुल्क राशि तक ही सीमित होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि क्या बैंक एक से अधिक गैर सरकारी संस्था को व्यावसायिक सुगमकर्ता संस्था के रूप में चुन सकती है? उत्तर है हाँ। किसी विशेष जिले में जहां एक से ज़्यादा गैर सरकारी संस्थाएं इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है वहां सभी को व्यावसायिक सुगमकर्ता के रूप में माना जा सकता है, परंतु इसके लिए संबंधित संस्था का बैंक के साथ समझौता ज्ञापन होना आवश्यक है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि नगद ऋण साख सीमा यानी सीसी लिमिट क्या होती है? उत्तर है नगद साख यानी ऋण संबंधित ग्राहकों एसएचजी सहित को उपलब्ध ऋण की वह सुविधा जिसमें वे जरूरत के मुताबिक आहरण यानी कि निकालना व भुगतान कर सकते हैं। एसएचजी को यह नगद साख सीमा उनकी बचत के गुणक के रूप में निर्धारित की जाती है। अगला एक प्रश्न है जो पूछा जा सकता है या पूछा जाता है मोस्ट ऑफ स्वयं सहायता समूह के बारे में कि महिला स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध ऋण पर किस दर से ब्याज लिया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, सभी महिलाओं द्वारा पूछा जाता है जो स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं कि महिला स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध ऋण पर किस दर से ब्याज लिया जाता है। उत्तर है इन ऋण पर ब्याज की अधिकतम दर संबंधित बैंक की बेस दर 5% वार्षिक तक ही हो सकती है। हालांकि इससे कम ब्याज दर पर ऋण देने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5% लिया जा सकता है। वैसे तो 1% 1.5% ही ब्याज लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम किसी भी कंडीशन में अगर लेट सेट अगर कोई महिलाएं अपना ऋण वगैरह चुकाती है तो 5% से कोई भी बैंक ब्याज नहीं ले सकता। इससे ज़्यादा किसी भी हाल में वो नहीं ले सकते। मिनिमम 1% और मैक्सिमम 5%। अगला प्रश्न है नगद ऋण सीमा कितनी अंतराल में पुनर्विलोकन किया जाता है? उत्तर है सामान्यतः यह वार्षिक आधार पर किया जाता है, यानी कि पूरे साल के आधार पर 1 साल का एक बार, परंतु किसी खास परिस्थिति में यह संबंधित बैंक के विवेकानुसार त्रैमासिक अर्धवार्षिक अवधि में भी किया जा सकता है। क्या स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण कराना आवश्यक है? यह भी एक प्रश्न है। तो उत्तर है नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण हो, परंतु यह आवश्यक है कि समूह को प्रभावी तरीकों से चलाने के लिए तथा इसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक नियम कानून बनाया जाए। अगला प्रश्न पूछा जाता है समूहों का बैंक में खाता कब और कैसे खोला जाता है? उत्तर है जैसे ही स्वयं सहायता समूह का गठन होगा तथा समूह कुछ बैठक कर लेगा, वह अपने पास के चयनित बैंक शाखा में या नजदीकी
बैंक सीबीएस शाखा में या नजदीकी सीबीएस शाखा, जिसे बाद में नोडल शाखा के रूप में चयनित किया जा सकता है, में खाता खोल सकता है। यह बहुत जरूरी है कि स्वयं सहायता समूह अपने पैसे तथा बचत को सुरक्षित रखे तथा साथ ही समूह के लेन देन में पारदर्शिता को बनाए, क्योंकि स्वयं सहायता समूह बनाया इसलिए जाता है कि आपकी जो मासिक बचत होती है, आपकी जो वीकली बचत करती हो, उसको बैंक में जमा करवाया जाए और उनका हिसाब किताब रखा जाए, उन पे आपको ब्याज मिले और उन पैसों को इकट्ठा करके आप अपने किसी निजी हित में लगा सको। इसलिए बैंक में खाता खोलना भी जरूरी है। और ये कितने टाइम के बाद खोला जाता है? ये बहुत जरूरी है कि स्वयं सहायता समूह अपने पैसे तथा बचत को सुरक्षित रखे तथा साथ ही समूह के लेन देन में पारदर्शिता को बनाए। इसलिए बैंक में बचत खाता खोलना वास्तव में समूह तथा बैंक में बचत खाता खोलना समूह तथा बैंक के बीच एक रिश्ते की शुरुआत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में आदेश दिया है कि सभी बैंक पंजीकृत या अपंजीकृत स्वयं सहायता समूह का बचत खाता खोले। समूह के बचत खाता खोलने के लिए निम्न कागजातों की आवश्यकता होती है। अब आप लोग पूछेंगे कि बैंक में खाता खोलने के लिए कौन कौन से कागजों की जरूरत है। तो नंबर 1 है समूह की ओर से पारित एक प्रस्ताव, जिसमें समूह का खाता खोलने तथा खाता को संचालित करने वाले सदस्यों का नाम हो। सबसे पहले तो ये जरूरी है। एक प्रस्ताव आपके द्वारा लिखा जाएगा और आपका खाता खोलने का विवरण और खाता को संचालित करने वाले सदस्य, यानी स्वयं सहायता समूह में जो सदस्य होती हैं उनके सबके अपने अपने खाते होते हैं और उन सब सदस्यों के नाम उसमें लिखे जाएंगे और प्रस्ताव के साथ लिखे जाएंगे। नंबर 2, समूह के कार्यकारिणी तथा प्रबंध समिति या उनके प्रतिनिधि के उन सदस्यों का फोटो जो समूह के खाते का संचालन करेंगे। समूह की सभी महिलाओं के जो अलग अलग महिलाएं हैं स्वयं में, जैसे 10 महिलाएं हैं, 12 महिलाएं हैं, तो सभी की अपनी उनकी फोटो। नंबर 3, खाते का संचालन करने वाले सदस्यों का फोटो पहचान पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र। उन सबका फोटो पहचान पत्र, उसमें वोटर आईडी हो सकती है, उसमें आधार कार्ड हो सकता है या और किसी भी तरह का ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, किसी भी तरह का आपका फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। और आपका आवासीय प्रमाण पत्र, आप वहाँ की रहने वाली हैं, इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर 4, समूह के सदस्यों का एक सामूहिक फोटो होना चाहिए। समूह में जितने भी सदस्य हैं 10 है, 12 है, 14 है, वैसे तो समूह में 10 से 20 महिलाएं हो सकती है और उसके बीच में कितने भी हो सकती है, 10 महिलाएं भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। बेस्ट मैं मानती हूँ कि 12 महिलाएं एक समूह में होनी चाहिए। तो उन सभी समूह के सभी सदस्यों की एक सामूहिक फोटो होनी चाहिए। यदि नंबर 5, यदि शाखा प्रबंध को जरूरत पड़ती है तो समूह का नियम कानून तथा खाता बही दिखाने को बोल सकते हैं। तो ये कोई ज़्यादा जरूरी है नहीं, पर अगर बैंक शाखा वाले उनको जरूरत पड़े, अगर उनको लगे कि समूह में महिलाएं लोन वगैरह लेंगे आगे तो दिक्कत हो सकती है, कुछ कुछ बैंक ऐसा करते हैं, तो नियम कानून तथा खाता बही दिखाने को बोल सकते हैं। ज़्यादा कोई इसमें कोई बड़ा इशू है नहीं, अगर बोले भी तो आपको देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह के गठन के कितने माह के बाद बैंक से ऋण ले सकता है। उत्तर है सामान्यतः समूह गठन के 6 माह बाद बैंक ऋण ले सकता है। इस 6 माह की अवधि में समूह के सदस्य अपनी बचत राशि को लेन देन कर आपसी विश्वास तथा सामंजस्य को मजबूत करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो समूह बनते हैं, समूह में 5-6 महीने जब हो जाते हैं तब तक उनकी जो वो वीकली जो बचत जमा करती है उनको आप बैंक में जाएं, बैंक में जमा करवाएं, उनका लेन देन करती रहें, ताकि उसमें अगर कोई महिला समूह की महिला उन पैसों को लेती है तो उस पर ब्याज देती है, तो उस ब्याज के साथ उन मूल पैसों को बैंक में जमा करवाती रहें और ये बार बार करती रहें। इसलिए 6 महीने, लगभग 5-6 महीने में आपका जो बैंक लिंकेज है, जिसको सीसीएल बोलते हैं, बैंक लिंकेज हो जाता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपका बैंक है जो आपका समूह है जो बैंक से ऋण ले सकता है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर समूह के कुछ सदस्य पहले से ही डिफॉल्टर, जिसने पूर्व के लिए ऋण का भुगतान नहीं किया हो है, तो क्या समूह को ऋण दिया जा सकता है। अगर कुछ महिलाएं जैसे जिन्होंने बैंक से कोई कुछ किसी भी तरह का ऋण ले रखा हो और उन्होंने नहीं भरा हो,
उस खाते को डिफॉल्टर खाता कहते हैं। तो अगर ऐसा है तो समूह को ऋण दिया जा सकता है। उत्तर है कि बैंक किसी भी स्वयं सहायता समूह के कुछ सदस्यों के डिफॉल्टर होने से समूह को ऋण देने से मना नहीं कर सकता। हालांकि समूह बैंक के लिए ऋण से ऐसे सदस्यों को आंतरिक ऋण देने से मना कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा केस में यही होता है कि बैंक ऋण देने के लिए मना नहीं करता, क्योंकि ये बैंक का समूह का लेन देन है, न कि कोई सिंगल पर्सन का। तो इसमें समूह का काम होता है। अगर किसी ने पर्सनली बैंक से लोन ले रखा है और उसका अगर डिफॉल्टर हो रखा है तो कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। अगला प्रश्न है, किस उद्देश्य अथवा उपयोग के लिए स्वयं सहायता समूह को ऋण दिया जा सकता है? उत्तर है, ऋण का उद्देश्य आकस्मिक यानी अचानक आवश्यकता बढ़ने पर, परिवार में किसी के बीमार, शादी आदि में, या आय बढ़ोतरी के लिए, संपत्ति आदि की खरीदारी के लिए, या पुराने ऋण को चुकाने के लिए हो सकते हैं। समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श कर यह निर्णय ले सकते हैं कि सदस्यों को किस काम के लिए ऋण लिया जाए। समूह को ऋण के उद्देश्य निर्धारण की स्वतंत्रता होती है उपभोग व उत्पादन के लिए। इसका मतलब ये होता है कि वो स्वतंत्र होती है, उनका अपना निर्णय होता है वो किस लिए या किस उद्देश्य से ऋण लेती है। बैंक को और स्वयं सहायता समूह को सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि आप उस ऋण को ले, उससे आप अपना काम करो। मेनली तो क्या होता है, खासकर तो ये जो ऋण दिया जाता है ये अपने किसी छोटे मोटे व्यवसाय को बनाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए ही स्वयं सहायता समूह से जो ऋण दिया जाता है वो दिया जाता है। बाकी तो उपभोग उत्पादन वो किसी भी तरह से कर सकती है। अगला प्रश्न है, ऋण की निकासी किसके नाम की जाती है? उत्तर है, ऋण किस संस्तुति व निकासी हमेशा स्वयं सहायता समूह के नाम से ही की जाती है, न कि किसी व्यक्तिगत सदस्य के नाम से। जो ऋण मिलता है स्वयं सहायता समूह को बैंक द्वारा, या फिर स्वयं सहायता समूह का जो पर्सनल रिलीफ फंड वगैरह जो आता है, आरएफ का पैसा, सीआईएफ का पैसा, इसका वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे डाल रखा है। अगर आपको स्वयं सहायता समूह में किस किस तरह के फंड्स मिलते हैं, किस तरह की राशियां आती है, तो उसके लिए भी आप चैनल विजिट करके आरएफ का पैसा, सीआईएफ का पैसा, बैंक लिंकेज, सीसीएल कैसे होता है, ये सब वीडियोस उसमें डले हुए हैं। तो आप चैनल पे जाके अगर आपको इनकी जानकारी लेनी है तो आप देख सकते हैं। तो ये किसी व्यक्तिगत सदस्य के नाम से ये ऋण नहीं लिया जाता, ये स्वयं सहायता समूह को, पूरे समूह को ही दिया जाता है। ऋण की मात्रा यानी राशि कितनी होती है? ऋण की मात्रा का निर्धारण कैसे होता है? ऋण की मात्रा समूह के द्वारा अगले 3 साल में दी जाने वाली अनुमानित बचत के 4 गुना तक हो सकती है। यानी 3 साल में आपने कितना पैसा बैंक को इकट्ठा करके दे दिया, उसका 4 गुना तक हो सकता है। वैसे तो लगभग 1 साल के बाद आपका बैंक लिंकेज 6 महीने के बाद आपका बैंक लिंकेज हो जाता है, इतना पैसा आपके पास हो जाता है। तो आपको पहला जो बैंक का ऋण होता है 1,10,000, 1,20,000 तक आपको बैंक से लोन मिल जाता है स्वयं सहायता समूह का। और उससे ज़्यादा अगर आपको 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इससे ज़्यादा तक आपको लेना हो तो उसके लिए 3 साल में आपका अनुमानित बचत के 4 गुना तक आपको बैंक लोन मिल जाता है। बैंक स्वयं सहायता समूह के अच्छे रिकॉर्ड तथा स्वास्थ्य के देखते हुए इस अनुपात को बढ़ा भी सकता है। इसमें आपका ये देखा जाता है कि आपका समूह किस तरह से चल रहा है। अच्छे से अगर समूह चल रहा है, आपका समूह आदर्श है, तो आप को बहुत अच्छा ऋण मिल सकता है। सामान्यतः बैंक से ऋण निकासी की सीमा जमा वर्तमान बचत के अनुसार ही होती है। अगला प्रश्न है, बैंक के समूह को ऋण देने के लिए कोलेट्रल जमानत यानी जमानत के रूप में क्या लिया जाता है? बैंक जब ऋण देता है समूह को तो उसकी जमानत के रूप में यानी कि प्रूफ के लिए क्या लेता है? उत्तर है, आरबीआई व नाबार्ड के नियमों के अनुसार कोई भी बैंक किसी भी स्वयं सहायता समूह से जमानत नहीं लेगा। स्वयं सहायता समूह को ऋण स्वीकृत करने के लिए कोलेट्रल जमानत की जरूरत नहीं है, क्योंकि समूह के सदस्य यह जानते हैं कि बैंक से लिए ऋण उनका अपने धन जैसा पैसा है, बचत की तरह, इसलिए वे इस विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं। दूसरी बात, समूह के सदस्य इस बात को लेकर जागरूक हैं कि वे सामूहिक रूप से ऋण के भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए तीसरी बात है, इसलिए वे ऋण लेने वाले सदस्यों के ऊपर एक नैतिक दबाव बनाते हैं। चौथा है, इन सब के कारण बैंक को अपनी राशि ब्याज सहित सही समय पर मिल जाती है।
अगला प्रश्न पूछा जाता है कि क्या बैंक समूह बचत खाते में जमा राशि को जमानत के तौर पर रखा है? उत्तर है नहीं। ऐसा करना समूह में आंतरिक ऋण की आपसी लेन देन प्रक्रिया को तथा सदस्यों में वित्तीय अनुशासन को प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि इस परियोजना के अंतर्गत बनाए गए महिला स्वयं सहायता समूह की निगरानी करने का प्रबंध सूचना प्रणाली तरीका क्या है? उत्तर है नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह को अनुश्रवण करने के लिए एक खास वेबसाइट बनाया है जो www.nabard.nabardssg.in। इस वेबसाइट में प्रत्येक संस्था को एसएचजी गठन व लिंकेज के लिए काम कर रही है। इस परियोजना सहित अपना पंजीकरण लेती है तथा खुद के द्वारा इस परियोजना में होने वाली सभी प्रगति के बारे में नियमित रूप से अपडेट करती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है या अगला प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है, बैंक किसी भी विशेष स्वयं सहायता समूह को दी जाने वाली ऋण की राशि का निर्धारण किस प्रकार करते हैं? उत्तर है प्रत्येक बैंक के पास एक मूल्यांकन प्रपत्र यानी रेटिंग चार्ट होता है जिसमें समूह का आकार, समूह सदस्यों का प्रकार, उपस्थिति तथा बैठक सहभागिता का स्तर, बचत की उपयोगिता, ऋण की वापसी, लेखा पुस्तकों का रखरखाव, सदस्यों में संबंधित ज्ञान का स्तर आदि मानदंड दिए होते हैं। इन सभी मानदंडों के आधार पर बैंक ऋण की मात्रा निर्धारित करता है। बैंक समूह का समय समय पर यह मूल्यांकन कर सकता है कि समूह अपने संसाधन का उपयोग अपने वित्तीय अनुशासन के रूप कर रहा है या नहीं। अगला प्रश्न है, क्या पुराने स्वयं सहायता समूह भी इस परियोजना में शामिल किया जा सकता है? उत्तर नहीं, केवल नए एसएचजी ही इस परियोजना में शामिल किए जा सकते हैं। बैंक में खाता खोलने की तारीख के आधार पर नवगठित स्वयं सहायता समूह को इस परियोजना के अंतर्गत गिना जाएगा। जो बहुत पुराने समूह हो जाते हैं, जो एक्टिव नहीं है, उन समूहों को इसके अंतर्गत नहीं गिना जाता है। अगला प्रश्न है, क्या समझौता ज्ञापन जिला में उपलब्ध प्रत्येक बैंक शाखा के साथ किया जाएगा? उत्तर है समझौता ज्ञापन हर चुने हुए बैंक शाखा के साथ किया जाएगा या शाखा को नियंत्रित करने वाले कार्यालय के साथ या जिला में भी शाखा इस योजना में भागीदारी कर रहे हैं उनकी तरफ से संबंधित बैंक के जिला समन्वयक के द्वारा समझौता किया जा सकता है। झारखंड में कितने एंकर एनजीओ का चयन इस योजना के अंतर्गत हुआ है? ये भी एक प्रश्न पूछा हुए लोगों के द्वारा। उत्तर है 16 गैर सरकारी संस्थाओं का चयन इस योजना के अंतर्गत झारखंड के 18 LWE प्रभावित तथा पिछड़े जिलों में क्रियान्वित करने के लिए हुआ है। झारखंड के 18 जिलों का चयन किस तरह से किया गया है? उत्तर है इन जिलों को चयन वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके पिछड़ेपन तथा LWE प्रभाविकता के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है, चयनित जिलों में नोडल बैंक शाखाएं इस परियोजना के कार्यान्वयन में किस प्रकार चयनित की जाती है? उत्तर है चुने हुए जिले के प्रत्येक प्रखंड में प्रारंभिक स्तर पर योजना का क्रियान्वयन चुने हुए 2 बैंकों के नोडल शाखा जिनके पास CBS की सेवा है के द्वारा दिया जाएगा। DLCC के अनुमोदन पर LDM, DDM नाबार्ड के साथ मिलकर क्रियान्वयन करने वाली शाखाओं का चुनाव करेंगे जो अग्रणी बैंक, अन्य व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकती है। हालांकि यदि कोई स्वयं सहायता समूह अपने नजदीकी नॉन नोडल बैंक शाखा में अपना बचत बैंक खाता खोलने तथा वित्तीय लेन देन करना चाहते हैं तो संबंधित हितधारकों की स्वीकृति से कर सकते हैं। संबंधित एंकर एनजीओ इन बैंक शाखाओं के साथ AMOU तथा योजना के अंदर प्रायोजित सेवा शुल्क की अवधारणा का पालन करना होगा। अगला प्रश्न है, क्या इस योजना के अंतर्गत बैंकों के लिए पुनरावर्तित उपलब्ध है? उत्तर है हाँ। नाबार्ड के द्वारा इस योजना के अंतर्गत बने महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण के सापेक्ष संबंधित बैंकों के लिए पुनरावर्तित उपलब्ध है। इसका मतलब होता है कि
एक बार अगर ऋण ले लिया गया तो स्वयं सहायता समूह को क्या बैंक ऋण दोबारा से दे देगा या उनकी पुनरावृत्ति करेगा? तो हाँ, नाबार्ड बैंक है जो उनको एक बार ऋण लेने के और चुकाने के बाद वापस से उनको ऋण दे देता है। इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय अनुदान क्या केवल एंकर संस्था के लिए या सभी संस्थाओं के लिए है? ये भी एक प्रश्न है। तो उत्तर है इसका वित्तीय अनुदान एंकर संस्था के लिए है, क्योंकि परियोजना की संस्तुति एंकर एनजीओ को ही की गई है, जो इसके लिए पूर्ण क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। एंकर संस्था तथा सहयोगी संस्था आपसी निर्णय द्वारा अनुदान को बांट सकते हैं। इस संदर्भ में नाबार्ड की कोई भी भूमिका नहीं है। अगला पूछे जाने वाला प्रश्न है, इस परियोजना की अवधि क्या होगी? उत्तर है इस स्थिति में एंकर संस्था बनाए गए स्वयं सहायता समूह की संख्या के आधार पर स्वीकृति पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार नाबार्ड के पूर्व अनुमोदन के अदर अधिक वित्तीय अनुदान के लिए योग्य होगा। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि इस परियोजना की अवधि क्या होगी? उत्तर है कि योजना की अवधि स्वयं सहायता समूह गठन की संभावना व फेजिंग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए स्वयं समूह गठन की संभावना फेज 3 साल के लिए है, तो प्रारंभिक 3 वर्षों में समूह के ऋण लिंकेज तथा आजीविका संवर्धन के लिए उसके बाद के 2 साल और लगेंगे। इस तरह परियोजना स्वतः 5 साल तक चलेगी। वर्तमान स्थिति में स्वयं सहायता बैंक 12% ब्याज की दर से ऋण ले रहा है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज की दर 17% होगी। ऐसी स्थिति में संभावना है कि कोई स्वयं सहायता समूह इस योजना में शामिल नहीं होना चलेगा। उत्तर है इस योजना के अंतर्गत यह उपेक्षित है कि स्वयं सहायता समूह तथा इसके सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता पूर्ण सेवा उपलब्ध होगी, जिसके लिए उनके सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा। यह भी उपेक्षित है कि स्वयं सहायता समूह क्रेडिट प्लस सेवा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वे अपने जीविकोपार्जन को बढ़ा सकते हैं। सरकार ब्याज दर कम करने की प्रक्रिया में है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को इस योजना से अलग क्यों रखा गया है? जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को इस योजना से अलग क्यों रखा गया है? इसका आंसर है सीबीएस युक्त बैंकों को इस योजना के अंतर्गत लेने के कारण यह भी कि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं की सहायता से इस योजना की ठीक ढंग से निगरानी कर सकेंगे। यदि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाएं भी सीबीएस संपन्न हो जाती है तो उन्हें भी इस परियोजना के अंतर्गत नोडल शाखा के रूप में शामिल किया जा सकता है। इसी तरह से अगला प्रश्न पूछा जाता है कि क्या पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूह महिला स्वयं सहायता से गिने जाएंगे? उत्तर है नहीं। इस परियोजना के अंतर्गत ऐसे समूहों की केवल क्षमता वृद्धि की जा सकती है। मतलब क्या हुआ कि जो पहले से ही मौजूद स्वयं सहायता समूह हैं, उनकी महिलाओं को भी इसमें गिना जाता है, तो उन महिलाओं को नहीं गिना जाता, क्योंकि वो एक्टिव समूह नहीं है। जो एक्टिव समूह हैं, जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जो आदर्श समूह हैं, वो ही इनमें गिने जाते हैं। क्या बिना बचत खाते के स्वयं सहायता समूह पर विचार किया जाएगा? ये भी लोगों के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है नहीं। बचत खाते के स्वयं सहायता समूह को इस परियोजना में शामिल माना जाएगा। अगर स्वयं सहायता समूह अपने बचत खाते नहीं खोलते हैं, नहीं खुलवाते हैं, तो इसको स्वयं सहायता समूह के अंडर में नहीं माना जाता है, क्योंकि ये तो आपका कुछ हुआ ही नहीं। अगर सरकार से एनआरएलएम के अंतर्गत अगर आपने स्वयं सहायता समूह बनाया है तो आपका बचत खाता खोलना ही होगा, आपको बचत खाता खोलना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, हम समूह की गतिशीलता को किस तरह से जांचेंगे? इसका मतलब हुआ कि समूह की गतिशीलता यानी एक्टिव समूह, जो मैंने बताया ना, एक्टिव समूह, आदर्श समूह, जो काम करने वाले होते हैं, जो एक्टिव समूह होते हैं, उनको किस तरह से जांचेंगे? उत्तर है इसका आंसर है समूह सदस्यों द्वारा संयुक्त होकर किए गए सामूहिक क्रियाकलापों जो कि व्यक्तिगत तथा सामान्य समस्याओं से जुड़े हैं की आवृत्ति का विश्लेषण करते हुए स्वयं सहायता समूह की गतिशीलता को जांच सकते हैं। कैसे?
जैसे उनका जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनकी मीटिंगें करती है, बचत जमा करती है, उनको बैंक में जमा करती है, उस पे ब्याज देती है, उन पैसों को खुद यूज़ करती है और बैंक में ब्याज जमा करती है। इस तरह से अगर वो बार बार इस तरह की चीज़ें आवर्ती का इन आवर्तियों का विश्लेषण करती रहे और बार बार ये चीज़ें होती रहती है तो उसको एक्टिव समूह बोला जाता है, यानी गतिशील समूह बोला जाता है। अगला प्रश्न है, समूह सदस्यों द्वारा न्यूनतम बचत राशि कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है, इसका निर्धारण समूह सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। समूह सदस्यों का न्यूनतम बचत कम से कम 10 रुपए तो होनी ही चाहिए और ज़्यादा आप कितनी ही कर सकती हैं। वैसे 10 रुपए से 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, ज़्यादातर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इतनी ही बचत वीकली करती है, क्योंकि अगर 10 रुपए भी वीक का करती है तो महीने के 40 रुपए हो जाते हैं, एक महीने में 4 वीक हो गए। और अगर 20 रुपए करती है तो 80 रुपए हो जाते हैं, 25 रुपए अगर करती है तो आपके 100 रुपए हो जाते हैं, और इससे ज़्यादा अगर 50 रुपए करती हैं तो आपके महीने के 200 रुपए हो जाते हैं। तो इससे जो स्वयं सहायता समूह जो बनाए जाते हैं, इसमें मेन उद्देश्य है गरीब महिलाओं के लिए समूह बनाना। तो ग्रामीण गरीब महिलाओं के पास इतने पैसे तो होते नहीं है, तो कम से कम बचत 10 रुपए और ज़्यादा आप कितनी ही कर सकती हैं, ये समूह की सदस्यों पर डिपेंड करता है। उन पे ही ये निर्णय छोड़ा जाता है कि वो कितनी बचत अपनी करना चाहती है। अगला प्रश्न है, समूह की बैठकों की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? उत्तर है, स्वयं सहायता द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ये बैठक साप्ताहिक, परीक्षक, मासिक हो सकती है। समूह द्वारा किस तरह की खाता बही का रख रखाव किया जाना चाहिए? उत्तर है, न्यूनतम निम्न पुस्तकें समूह के पास होनी चाहिए। 4 तरह की पुस्तकें स्वयं सहायता समूह में होती है, जिनको खाता बही बोलते हैं। 1 नंबर है बैठक पुस्तक, उसको रजिस्टर बोलते हैं। 2 नंबर है जमा बही, उसको भी पुस्तक बोलते हैं, वो तीसरी पुस्तक हुई। तीसरी है ऋण खाता बही, चौथी है नगद बही पुस्तक। तो ये 4 तरह की स्वयं सहायता समूह में 4 तरह की पुस्तकें होती हैं। ये इनमें अलग अलग तरह से चीज़ें लिखी जाती है। जो बैठक पुस्तक है, रजिस्टर है, उसमें जनरल बातें लिख सकते हैं। जमा बही है, उसमें जो पैसे किसी ने जमा करवाए वो लिखे जाते हैं। और ये जो वीकली जो आप मीटिंग करती हैं उसके जो पैसे होते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं। ऋण खाता भाई, इसमें जिन्होंने ऋण लिया है यानी कि उधार लिया है, चाहे बैंक से लिया हो चाहे समूह के पैसे लिया हो, वो इसमें लिखा जाता है। और नंबर 4 जो नगद बही है, इस पुस्तक में सिर्फ नगद का ही हिसाब यानी ब्यौरा लिखा जाता है। तो ये 4 तरह की पुस्तकें आपके स्वयं सहायता समूह में समूह के पास होनी चाहिए, होती हैं। अगला प्रश्न है, क्या महिला एसएचजी की किसी सदस्य बैंक में अलग से ऋण जमा खाता हो सकता है? इनका मतलब ये है कि क्या स्वयं सहायता समूह की किसी सदस्य का बैंक में अलग से ऋण या जमा खाता हो सकता है? तो उत्तर है हाँ, सदस्य अपना व्यक्तिगत खाता रख सकता है। अगर कोई महिला अपना व्यक्तिगत खाता उसमें अपनी जमा निकासी के लिए अगर करना चाहे, रखना चाहे, जैसे कोई महिला स्वयं सहायता से जुड़ी और उसने अपना काम शुरू कर दिया, जैसे दूध का, डेयरी का, या फिर कोई भी अपना पर्सनल जो व्यवसाय करती है, तो उसके पास पैसे तो ज़्यादा आएंगे ही, तो वो समूह के खाते में नहीं जमा करवा के अपना पर्सनल खाता भी स्वयं सहायता समूह की तरफ से ही वो खाता होता है, तो उसमें अपनी ऋण और अपनी जमा है वो उसमें बैंक में जमा करवा सकती है। तो ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन स्वयं सहायता समूह के बारे में पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताने की मैंने कोशिश की। लगभग इसमें मैंने सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई प्रश्न, अगर क्वेश्चन बच गए हों तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी किसी भी तरह की बात आप अगर पूछना चाहें स्वयं सहायता से रिलेटेड, तो भी आप मेरे चैनल पे कमेंट करके वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये थी स्वयं सहायता समूह पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की डिटेल में जानकारी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी दूसरी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दूसरी अच्छी जानकारी के साथ, इसी तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। सभी माताओं को एक बार फिर बहुत बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारत माता की जय।